Good evening, friends. My audio video is clear to all of you. गुड इवनिंग सर, शीला बोल रही हूँ। हाँ, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी सर। जी जी मैम, करता हूँ शुरू। ठीक है, ओके। ओके मैम। सर स्टूडेंट्स को नोट्स शेयर कर दिए आपके। बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बोला था कि इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट रेजिडेंशियल स्टेटस। हेडिंग डालें आप लोग प्लीज, रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस आप हेडिंग डालिएगा। अब देखिए रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, हम ये पूरा चैप्टर आज पढ़ेंगे। बट उससे पहले मैं बताता हूँ पूरे वर्ल्ड में टैक्स कैसे लगता है, पूरे संसार में टैक्स कैसे लगता है। पूरे वर्ल्ड के टैक्स की बात कर रहा हूं मैं अभी। एक तरीका है सोर्स ऑफ इनकम बेसिस, एंड सेकंड वन इज रेजिडेंशियल स्टेटस basis. There are two methods to levy tax in the whole world. One is source of income basis, other one is residential status basis. So या तो पूरे संसार में टैक्स इस बेसिस पे लगता है, या पूरे संसार में टैक्स रेजिडेंशियल स्टेटस बेसिस पे लगता है। यानी सोर्स ऑफ इनकम का मतलब है जहां इनकम अर्न की, वेयर यू अर्न द इनकम, you have to pay tax in that country, and where you resides जहां आप रहते हो। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिविंग टैक्स इन एनी कंट्री। यानी जिस कंट्री में आपने इनकम अर्न की वहां टैक्स देना है, या फिर जहां आप जनरली रहते हैं वहां टैक्स देना है, जहां के आप रेजिडेंट हैं। बट बट इन आवर इंडिया वो कहते हैं कैसे भी कर लो यार, चाहे इधर से चाहे इधर से, दोनों अप्रोच एप्लीकेबल हैं, बस हमें टैक्स दे दो। बहुत बढ़िया बात है। तो सोर्स ऑफ इनकम बेसिस के लिए मुझे पढ़ने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, जहां मैंने इनकम अर्न की है मुझे वहां टैक्स देना है, दैट्स ऑल, बस इसके अलावा कुछ नहीं। बट रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए मुझे पूरा चैप्टर पढ़ना होगा कि एक व्यक्ति हमारे हिंदुस्तान में, हमारी इंडिया में रेजिडेंट कब माना जाएगा, क्या कंडीशंस हैं, उनको कैसे फुलफिल करेगा, और फिर कैसे उसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। तो इसके ऊपर पूरा चैप्टर है आपका रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर। सो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हमारे असेसी पर्सन, यानी जो लोग टैक्स देते हैं, कई सारे थे, 7 प्रकार के थे, 7 टाइप्स थे। उनमें से पहला था इंडिविजुअल। सो आई एम स्टार्टिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। ओके, चलिए। वट एवर आई एम राइटिंग हियर इट मस्ट बी कॉपीड ऑन योर कॉपी। मैंने कल भी आपको बोला था आपको हर कुछ कॉपी करना है। देयर आर टू बेसिक कंडीशंस। There are two basic conditions.
if you satisfy any one of them, you will be called resident. If you don't satisfy any of them, you will be called non-resident. बेसिक कंडीशन दो प्रकार की हैं, उनमें से एक भी सेटिस्फाइड की तो आप रेजिडेंट बन गए, आपने एक भी नहीं की तो आप नॉन रेजिडेंट बन गए। और जैसे ही आप रेजिडेंट बने तो भैया फिर दो एडिशनल कंडीशंस हैं। देयर आर टू एडिशनल कंडीशंस, नंबर है ना, और यहाँ आपको दोनों सेटिस्फाइड करनी पड़ेंगी, तब आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेंगे। आप एक करें या एक भी ना करें तो आप NOR बनेंगे। So there are two basic conditions. Out of them, one is to be satisfied to become resident, and additional conditions, again there are two additional conditions, and you have to satisfy both the additional condition to become OR, ordinary resident. Is that clear? If you don't satisfy any of the additional conditions, or even satisfied only one additional condition, still you will be called not ordinary resident. I repeat, बेसिक दो कंडीशन है, एक भी सेटिस्फाइड करोगे रेजिडेंट बन जाओगे, एडिशनल दोनों सेटिस्फाइड करनी पड़ेंगी तो OR बनोगे, एक करते हो और एक भी नहीं करते हो तो आप NOR बनोगे। एडिशनल कंडीशन दोनों सेटिस्फाइड करना जरूरी है OR बनने के लिए। अब बात ये आती है कि सर ये OR NOR NR का मतलब क्यों हमें कैटेगराइज करना पड़ रहा है, वाई वी नीड टू कैटेगराइज OR NOR NR, मतलब क्यों करना है, क्या रीजन है? तो प्लीज देखें आप, OR NOR NR सिर्फ उस इनकम पे टैक्स देता है जो वो उसने इंडिया में अर्न किया, इंडिया में रिसीव की। NR is liable to pay tax on his only such income which is earned by him in India or received in India. NOR इससे थोड़ी सी ज़्यादा इनकम पे टैक्स देता है, बट OR वर्ल्ड में कहीं भी इनकम अर्न करे, he will have to pay tax on such income on his global income in India. This person is only the world unluckiest person in the world. Means बेचारा अकेला, मतलब कह सकते हो दुर्भाग्यशाली है कि उसे वर्ल्ड में कहीं भी इनकम अर्न करनी है और टैक्स उसे इंडिया में देना होगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है, मैं सब लोगों से जवाब चाहूंगा कि आप लोग, अगर आपसे मैं कहूं कि आपके पास चॉइस है इन तीन में से कोई एक बनने की, आप क्या बनना पसंद करेंगे? प्लीज राइट डाउन फास्ट। OR, NOR और NR। देखिए, अगर मुझसे कहा जाएगा आप क्या बनना पसंद करोगे तो मैं कहूंगा NR, क्योंकि मुझे बड़ी कम इनकम पे टैक्स देना होगा। लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुझे क्या बनाने की कोशिश करेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुझे ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनाने की कोशिश करेगा। अब बात यह आ गई कि एक डिस्प्यूट अराइज हो गया, मैं बनना चाहता हूं NR और डिपार्टमेंट बनाना चाहता है OR, तो ये लड़ाई ना हो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया। बोले बेसिक कंडीशन कोई एक सेटिस्फाइड करोगे हम रेजिडेंट बनाएंगे, और एक भी नहीं करोगे तो हम नॉन रेजिडेंट बनाएंगे। ऐसे ही अगर आपने एक भी सेटिस्फाइड की तो आप रेजिडेंट बन गए। अब इसके बाद आपको एडिशनल कंडीशंस दोनों सेटिस्फाइड करनी है OR बनने के लिए, और अगर आप एक करते हो या एक भी नहीं करते हो एडिशनल तो आप कहलाओगे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। टिल दिस स्टेज एवरीथिंग इज क्लियर एंड कॉपीड बाय यू। ओके, अब मैं वो कंडीशंस लिखने जा रहा हूं जो कंडीशंस दी गई हैं, मेरे साथ साथ प्लीज लिखते रहिएगा। हेडिंग डालें बेसिक कंडीशंस। एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास, our previous year age from 1/4/22 31st March 21, and our assessment year is 1/4/21 to 31st March 22.
सो असेसमेंट ईयर 21-22, प्रीवियस ईयर 2021. नाउ फर्स्ट कंडीशन इज 182 days or more in India in previous year. भैया असेसी, आप कुल मिलाकर इंडिया में इज ब्राइटनेस एनफ टू यू? ब्राइटनेस ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको साफ साफ? यस, ओके ओके ओके. सो आपने इस पीरियड में, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना, एग्जाम में या जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वहां पर आपसे कहा जाएगा कि मिस्टर एक्स की ये इन्फॉर्मेशन है और इससे रेजिडेंशियल स्टेटस निकालिए फॉर असेसमेंट ईयर 21-22. ठीक है, तो ध्यान से सुनना, वो असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए बोलेगा तो भी हमें 20-21 प्रीवियस ईयर के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है. और अगर वो रेजिडेंशियल स्टेटस कहता है प्रीवियस ईयर 20-21 के लिए निकालो तो भी 20-21 के लिए. ध्यान रखिएगा, असेसमेंट ईयर 21-22 का मतलब प्रीवियस ईयर 20-21, और प्रीवियस ईयर 20-21 का मतलब भी प्रीवियस ईयर 20-21. तो हमें प्रीवियस ईयर में देखना है वो कितने दिन इंडिया में रहा. अब मान लो 182 डेज के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि भैया आप हमारे यहाँ 182 डेज रह लिए, तो बेसिक कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड मानी जाएगी, माना जाएगा आपकी पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है. ओके, ठीक है. अब बात ये आती है कि सर क्या 182 डेज हमें कंटिन्यूअस इंडिया में रहना होगा? तो आंसर इज नो. आप आते रहिए, जाते रहिए, कुल मिलाकर 182 डेज एक साल के पीरियड में, यानी यहां से यहां तक का जो पीरियड है उसमें 182 डेज रह लीजिए. सर आवर सेकंड क्वेश्चन इज, क्या सर इंडिया में मान लो मैं दिल्ली में आया और दिल्ली में मैं 100 दिन रहा और 90 डेज में रह लिया मान लो आगरा में, तो सर मेरे को क्या एक ही जगह 182 डेज रहना होगा? तो देखिए लॉ में क्या लिखा हुआ है, इन इंडिया. आप जरा बताएं साहब, इन इंडिया का मतलब दिल्ली और आगरा, इसका मतलब 100 दिन दिल्ली और 90 दिन आगरा, तो 190 दिन, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई. सर एक क्वेश्चन और है. मैंने कहा जी पूछो, ध्यान से देखो जरा, ये क्वेश्चन और आपके दिमाग में आ सकता है. दिस इज आवर बटर, आपको पता ही है, और इंडिया यहां तक है. अब मान लीजिए मैं यहां पर रहता हूं 179 डेज और 4 डेज यहां रहता हूं, और फिर मेरा मतलब 4 दिन मुझे मान लो ये समुंदर पार करने में, मेरा एरिया पार करने में टाइम लग गया. तो बताइए मुझे 182 डेज चाहिए और ये हो गए 183 डेज, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड मानी जाएगी कि मैं इंडिया में 183 डेज रहा, या नहीं जी इंडिया में आप 179 डेज ही रहे? क्या माना जाएगा बताइए? कंडीशन सेटिस्फाइड हुई? यस, बिल्कुल हुई, एकदम सही कह रहे हो आप, ये कंडीशन एकदम सेटिस्फाइड हुई. इसका मतलब इंडिया का मतलब ये नहीं है, इंडिया का मतलब ये टेरिटोरियल वाटर भी इंडिया में ही है. ठीक है, चलिए, तो 3 बातें आई कि क्या कंटिन्यूअस रहना जरूरी है? आंसर इज नो. आते रहो जाते रहो, कुल मिलाकर 182 डेज और उससे ज्यादा रहो. अच्छा, दूसरी बात, सर एक ही जगह रहना जरूरी है? नहीं जी, इंडिया बहुत बड़ी है, कहीं भी रहिए आप, बस 182 डेज और मोर. सर इंडिया का मतलब केवल बेस जमीन है, वाटर भी है? जी बिल्कुल, 12 नॉटिकल माइल्स जो हमारा पानी है वो भी हमारा इंडिया है. तो ये 3 केस हमारे बने, और तीनों केसेज में हमने देख लिया कि 182 डेज वो इंडिया में रहा, तो ये आपका रेजिडेंट माना जाएगा. अब बात आती है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 182 डेज इंडिया में नहीं रहा, तो इनकम टैक्स वाले बोले खुश होने की आवश्यकता नहीं है. तो क्या है भाई? तो ये है साहब, देखो ये वो कह रहे हैं अगर आप 182 डेज नहीं रहे तो 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर रह लो आप इन इंडिया, एंड 365 डेज और मोर इन 4 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर. मतलब यह है कि इस पीरियड में अगर आप 182 डेज नहीं रह पाए तो कोई बात नहीं जी. हमने पूछा कितने दिन रहा, बोले जी 75 डेज. बहुत बढ़िया, लो जी
इसका मतलब वो यहाँ पर 60 दिन होने चाहिए थे और वो 75 डेज रहा, तो ये इतना वाला पार्ट जो है हमारा सेटिस्फाइड माना गया। लेकिन ये कंडीशन कब तक सेटिस्फाइड नहीं मानी जाएगी, जब तक प्रीवियस ईयर से पहले 4 सालों में 365 डेज या उससे ज़्यादा नहीं रहोगे। सर जरा थोड़ा सा और क्लियर कीजिए, कर देता हूँ जी। बताइए, प्रीवियस ईयर हमारा 20 और 21 है, और प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर का मतलब यह है कि प्रीवियस ईयर से पहले 4 साल। तो अगर 2021 ये है तो प्रीवियस ईयर से पहले 4 साल जो होंगे 19 20 18 19 17 18 16 17 होंगे, यानी ये होंगे। मैं लिख देता हूं 19 20 18 19 17 18 16 17, प्रीवियस ईयर से पहले 4 साल। मान लीजिए मैं 200 डेज रहा, यहां मैं 25 डेज रहा, यहाँ मान लीजिए मैं 75 डेज रहा, यहाँ मान लीजिए मैं 100 डेज रहा। जरा टोटल देखिए, 300 400 दिन हो गए। हमें चाहिए कितने, 365। देखिए प्रीवियस ईयर यानी 2021 में मैं 60 की जगह 75 डेज रहा, और उससे पहले 4 सालों में 365 की जगह मेरे कितने दिन बन गए, 400 दिन बन गए। तो जरा बताइए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई कि नहीं हो गई, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल ठीक साहब। अब मेरी बात ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुने। आप इन दोनों में से कोई एक सेटिस्फाइड करते हो, एनी वन, तो आप बन जाते हो रेजिडेंट। और अगर आप इनमें से एक भी सेटिस्फाइड नहीं करते हो तो आप बन जाते हो नॉन रेजिडेंट। और नॉन रेजिडेंट बन गए तो बताइए क्वेश्चन खत्म, क्योंकि इसकी कोई आगे ब्रांच ही नहीं है। सो if you don't satisfied any of the basic conditions, then you will be known as non-resident, and your question is finished because there is no branch of this part here, while a branch of resident is extended here. So I will discuss it. मैं फिर से बोल रहा हूं, इन दोनों में से कोई एक सेटिस्फाइड तो रेजिडेंट, none of them satisfied तो नॉन रेजिडेंट। क्लियर? एनी डाउट टिल दिस स्टेज? एनी डाउट? इज इट क्लियर? ओके 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 सर, नो नो सर, ओके मैं बता देता हूं, अभी एक स्टूडेंट को थोड़ा सा आया, मैं बता देता हूं। इफ यू सेटिस्फाइड एनी ऑफ देम you will be called resident. If you don't satisfied both the condition, then you will be known non-resident. एक भी सेटिस्फाइड की तो रेजिडेंट बन जाओगे। फिर हम OR NOR देखेंगे। ध्यान रखना मेरी बात एक अच्छी तरीके से, कि इनमें से एक भी सेटिस्फाइड की और रेजिडेंट बन गए तो फिर या तो आप OR बनोगे या NOR बनोगे, NR नहीं बन सकते, क्योंकि इससे आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर एक भी नहीं की तो आप आगे बढ़े ही नहीं, आपका क्वेश्चन ही खत्म, नॉन रेजिडेंट हो गया। अब एक सवाल मैं पूछूंगा, सोच के जवाब देना, बहुत सोच के, सब लोग ध्यान से सुनना मुझको। यहां मैं रहता हूं 181 डेज और यहां रहता हूं 364 डेज। बताइए कंडीशन सेटिस्फाइड हुई या नहीं हुई? 60 की जगह 181 और 365 की जगह 364। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सबका, नो। बिल्कुल जी, दोनों अपनी लिमिट क्रॉस करेंगे। ये 60 या उससे ऊपर जाए और ये 365 या उससे ऊपर जाए, दो में से कोई एक सेटिस्फाइड तो आप बन गए रेजिडेंट। ठीक है साहब, अब हम रेजिडेंट बन गए तो हमसे आगे बोला गया, बोले साहब अब आगे बढ़ जाओ। हमने कहा आगे बढ़ जाते हैं जी, और आगे हैं आपकी एडिशनल कंडीशंस। एंड वो एडिशनल कंडीशंस क्या हैं, मेरे साथ साथ प्लीज लिखते रहिएगा। नंबर 1, at least 2 years resident out of 10 years preceding the previous year। और भैया इसके बाद लिखा हुआ है एंड, इसका मतलब यहां था ऑल तो एक चल गई, और यहां एंड है तो दोनों सेटिस्फाइड करनी होंगी आपको, राइट। एंड सेकंड कंडीशन एज 730 days or more in
7 years preceding the previous year, यानी 730 डेज और मोर पिछले 7 साल में, प्रीवियस से पहले 7 साल में आप इंडिया में हैं। प्लीज ध्यान से सुनना, बड़े इजीली समझ आएगा, ध्यान से सुनना। वो कह रहे हैं एटलीस्ट 2 years रेजिडेंट, एटलीस्ट 2 years रेजिडेंट, यानी कम से कम 2 साल पिछले 10 साल, प्रीवियस ईयर से पहले 10 सालों में। अब बताइए रेजिडेंट, या तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करो या ये। जो काम अभी हमने एक बार किया, अब हमें वो 10 सालों तक चेक करना होगा। 10 में से कम 2 बार हमारी इनमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर से पहले 10 साल हमारे पास होने चाहिए। तो मैं लिखना शुरू कर रहा हूं। देखिए 4 तो पहले से ही लिखे हुए हैं, क्योंकि यही 4 साल, वही 4 साल, मतलब 10 में से वही 4 साल ये हैं, तो ये तो चेंज होंगे नहीं, ये तो एज इट इज रहेंगे। अब मैं 6 साल और लिखने जा रहा हूं। मान लीजिए यहाँ 265 डेज, यहाँ 300 डेज, यहाँ 10 डेज, यहाँ 190 डेज, यहाँ 120 डेज, यहाँ 365 डेज, ऐसे ऐसे वो इंडिया में रहा। प्लीज सारी अटेंशन मुझे चाहिए इस समय आपकी, सारी, और मैं पूछूंगा तुरंत जवाब देना है आप लोगों ने। अब मुझे ये देखना है, आई हैव टू चेक वेदर दिस पर्सन इज रेजिडेंट इन 1920। ये 1920 में रेजिडेंट है या नहीं, तो पहले मेरा सवाल सुनना, उसके बाद जवाब देना। हमें देखना है 1920 में रेजिडेंट है कि नहीं। ठीक है जी, रेजिडेंट देखने के लिए क्या कंडीशन थी, या तो उस साल में 182 डेज रह ले, या 60 उस साल और उससे पहले 4 साल में 365 डेज। तो जरा बताइए 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं हो रही है? यस, मैं यहाँ रेजिडेंट लिखना चाहता हूँ। एम आई राइट और रॉन्ग? फटाफट बताइए, एम आई राइट और रॉन्ग? सनी आप बताएं मैं रॉन्ग कैसे हूं, बाकी सब बच्चे तो राइट बोल रहे हैं। सनी बताएंगे मुझे व्हाई आई एम रॉन्ग। चलिए मैं फिर से बता रहा हूं, शायद वो समझ नहीं पाए थे। हमें 1920, ये सारे प्रीवियस ईयर है, हमें देखना है 1920 में ये व्यक्ति रेजिडेंट है या नहीं। तो रेजिडेंट बनता है या तो 182 डेज प्रीवियस ईयर में, यानी जिस साल का हम चेक करें, जिस प्रीवियस ईयर का, उसमें 182 डेज, या उससे उसमें 60 डेज, और उससे पहले 4 सालों में 365 डेज। तो भैया जब 182 डेज हो गया तो मुझे दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है, मेरा तो काम हो गया। क्लियर? चलिए अब मेरा क्वेश्चन सबसे, बताइए साहब यहां क्या लिखूं, जल्दी से बताइए। हाँ, वन कंडीशन सेटिस्फाइड, 2 में से एक होनी चाहिए, रेजिडेंट बन जाएगा, एक हो गई, रेजिडेंट बन गया। अब हमें ये देखना है कि यहां आर आ रहा है कि नहीं। ध्यान रखना आर या एनआर को एक ही आएगा यहां पर, ठीक है। बताइए, फिर से चेक करना है, क्या ये 182 डेज है? नहीं, तो इसका मतलब पहली वाली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई। सर 60 डेज है? नहीं जी, 60 डेज भी नहीं है भैया। 2 बेसिक कंडीशन थी, या तो 182 डेज या 60 डेज, दोनों में से कुछ भी नहीं हो रही। जब दोनों में से कुछ नहीं होगी तो ये बन जाएगा एनआर। अब तीसरा देखते हैं, 182 डेज नहीं हो रहा साहब, 60 हाँ जी हो रहा है, पर 60 तब माना जाएगा जब उससे पहले 4 साल, ये 4 साल। जरा देखना 365 हो गए? हाँ जी हो गए, तो ये 75 वाला बन गया रेजिडेंट। दोबारा सुन लीजिए, 17-18 में मुझे चेक करना है कि रेजिडेंट है या नहीं। तो या तो 182 डेज हो, तो मैंने देखा 75 है, 182 डेज नहीं हुआ, तो फिर मैं देखूंगा 60, हाँ जी 60 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है 60। और अगर ये 60 हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 60 हुआ, ये वाला, ये 60, इससे पहले 4 साल भी देखने पड़ेंगे, और ये 4 साल 365, यानी 65 से ऊपर जा रहा है, इसलिए क्या बन गया? रेजिडेंट। बताइए सबको क्लियर है कि नहीं? आर ओ आर अभी कोई नहीं लिखेगा, या तो आर या एन आर। आर ओ आर तो मैं बताऊंगा तब होगा, अभी आर आर ओ आर नहीं होगा अभी, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे इस वाले ईयर की, इस वाले की। सब लोग ध्यान से देखिए, 16-17 में 182 डेज नहीं हो रही, 60 हाँ जी हो रही है 60। जैसे ही 60 आएगी तो 4 साल पीछे जाना पड़ेगा। अब ये 4 साल देखो, ये 4 साल,
ये 4 साल देखो जरा, ये 4 साल, ये 4 साल आपके 365, यस हाँ हो गई जी, तो ये बन गया रेजिडेंट। क्लियर। अब मैं सबसे पूछूंगा, सब जवाब देंगे यहां पर। 265 यानी 15 16, 265 डेज, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, फटाफट लिखें आप। रेजिडेंट, बिल्कुल ठीक। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, 182 डेज वाली हो गई, इसलिए क्या बन गया रेजिडेंट। अगला भी 182 डेज वाली हो रही है, रेजिडेंट। अब सब लोग बताइए ये 10 दिन वाला क्या होगा, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, फटाफट लिखें। 10 दिन वाला, वेरी गुड, नॉन रेजिडेंट, बिल्कुल जी, मैं भी लिख देता हूं नॉन रेजिडेंट। 190 डेज वाला रेजिडेंट, 120 वाला, 120 वाला सब लोग बताएं मुझे, 120 वाला सब लोग बताएं। आर 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 आर, बिल्कुल सही लिखा सबने, एकदम सही लिखा है, एकदम सही लिखा है। क्यों? क्योंकि 60 और उससे पहले 4 साल, 4 साल भले ही ना हो, भले ही ना हो हमारे पास 4 साल, लेकिन अगर 1 साल भी हो पूरा 365 देना तो कंडीशन सेटिस्फाइड, इसका मतलब ये भी क्या बन गया, आर। और ये तो वैसे ही 182 डेज की जगह से आर हो गया। जरा बताइए, 10 में से 2 आर चाहिए थे, कितने हो गए जरा गिन लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 चाहिए थे, 2 आर हो गए 8, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। सब लोग बताइए यहां तक एकदम क्लियर है या नहीं, सबको फटाफट बताएं मुझे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, पूरा क्लियर, शाबाश। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब सब लोग क्या करेंगे, यानी ये वाली कंडीशन तो हमने सेटिस्फाइड कर दी साहब, बीच में लगा हुआ है एंड, इसका मतलब दोनों करनी पड़ेंगी। दोनों करूंगा तो ओ आर बनूंगा, एक या एक भी नहीं करूंगा तो एन ओ आर बनूंगा। तो भैया अभी मुझे ये भी चेक करना है कि पिछले 7 ईयर्स में, प्रीवियस ईयर से पहले 7 ईयर्स में क्या 730 डेज हो रहे हैं। प्लीज कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें और यहां तक मुझे डेज टोटल करके बताएं फटाफट, यहां तक, यहां से लेके यहां तक बताइए कितना आ रहा है। बिल्कुल ठीक, 975 डेज, 975 डेज। बताइए, दोनों सेटिस्फाइड हो गई, बन गया ओ आर। एक होती है एक भी नहीं होती तो बन जाता एन ओ आर। फटाफट बताइए, ये कॉन्सेप्ट एकदम समझ आया। वेरी गुड वेरी गुड। अब मेरी बात ध्यान से सुना, फटाफट सुना, क्योंकि हम पे टाइम कम है तो थोड़ा हम स्पीड अप होंगे, पर इतना भी नहीं कि समझना है। देखिए ध्यान से, प्रीवियस ईयर में या तो 182 डेज, या उससे उस साल में प्रीवियस में 60 डेज, या और एंड, एंड लिखा है एंड प्लस, उससे पहले 4 साल में 365। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो आप बन गए रेजिडेंट, और एक भी नहीं हुई तो नॉन रेजिडेंट। क्लियर। और एक बार आप रेजिडेंट बन गए तो फिर प्रीवियस ईयर से पहले 10 साल लिख लीजिए, ऐसे जैसे मैंने लिखे थे यहाँ, सबके आगे नंबर ऑफ डेज, और फिर हर साल चेक कीजिए रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट क्या आ रहा है। 10 में से 2 रेजिडेंट, और पिछले 7 साल में 730 दिन, जैसी हो जाए तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, डेट्स ऑल। चलिए, तो ये यहां तक समझ आ गया। एक छोटा सा क्वेश्चन दूंगा तो 2 मिनट में सॉल्व कर पाओगे नहीं कर पाओगे, फटाफट बताओ। चलिए, नोट्स सबके पास हैं, अपनी बुक खोल लें, मैं अभी निकाल रहा हूं, पेज निकाल रहा हूं, और उस पेज पे क्वेश्चन ट्राई करें आप। पेज है ये 6 पेज, 6 पेज पे सबसे ऊपर साई वाला क्वेश्चन है। 2 मिनट का समय, आंसर लिखें, या आंसर रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट क्या आ रहा है, आंसर देख के ना लिखें, सॉल्व करके लिखें। अच्छा, मेरी बुक दिख रही है आपको? आई आई थिंक बुक नहीं दिख रही होगी आपको, है? नहीं, ओके। चलिए, अब दिख रही होगी आपको बुक। इस क्वेश्चन को फटाफट बताएं मुझे, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट।
सब लोग आंसर लिखेंगे, नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट क्या आ रहा है आपके हिसाब से? फटाफट स्पीड अप लिखें, आर और एन आर, बस ये लिखना है। ऑलमोस्ट सभी ने लिखा है एन आर, बिल्कुल ठीक जी। आई एम टोटली एग्री विद यू, लॉजिक इज वेरी क्लियर। ये देखिए, ये है रीजन भैया। उससे या तो 182 डेज रहना था 20-21 में, देखिए 20-21 है ये इसमें, लेकिन वो ना तो 182 डेज रहा ना 60 दिन रहा, इस वजह से वो बन गया नॉन रेजिडेंट। ओके, वन मोर क्वेश्चन। इसको भी ऐसे ही फटाफट रफली सॉल्व करना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2। इसको कॉपी पर रफली सॉल्व करके मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है आपका। नहीं, अब पूरा बताइए, ओ आर एन ओ आर एन आर क्या आ रहा है? केवल आर नहीं लिखना है, पूरा बताना है। चलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके साथ। क्वेश्चन सबके पास है, मैं मान के चल रहा हूँ, बुक सबने खोल रखी होगी। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे प्रीवियस ईयर में, देखिए असेसमेंट ईयर के लिए पूछा है सवाल, तो प्रीवियस ईयर हुआ 20-21। अब 20-21 में वो कितने दिन इंडिया रहा? 75 डेज। इसका मतलब ये हुआ कि उसने 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की, बिल्कुल नहीं की साहब, ठीक है। तो 60 वाली की, हाँ जी की, लेकिन 60 वाली तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक उससे पहले 4 साल, यानी ये वाले 4 साल, ये वाले 4 साल, इन 4 सालों में ये रहा वो 105 यहां से यहां तक। जरा बताइए टोटल दिन कितने आए? नहीं, प्रीवियस ईयर के नहीं जोड़ने थे, आपने गलत जोड़ दिए। मैं बता देता हूं आपको कैसे करना है। देखिए ध्यान से, मैं आपको करके दिखा रहा हूं। प्रीवियस ईयर में वो 75 डेज था और ईयर था 2020-21, ये अलग रखना है आपने। और इससे पहले आपने 4 साल अलग लिखने हैं, और ऐसे ही लिखने हैं जैसे मैंने लिखा है, उल्टे ही लिखने हैं, सीधे नहीं लिखने। अब देखते हैं वो कितने दिन इंडिया में था। क्वेश्चन में जी 105, 210, 18, सॉरी 13 और 80। 105, 210, 13 और 80। जरा अब ये बताइए ये कितने दिन आ रहे हैं टोटल? 408, बिल्कुल ठीक है जी, 408। इट मीन्स प्रीवियस ईयर में 75 एंड उससे पहले 4 साल में 365 वाली कंडीशन सेटिस्फाइड। इसका मतलब इनमें से एक सेटिस्फाइड हो गई, मतलब रेजिडेंट तो बन गया। अब ओ आर या एन ओ आर वो चेक करना होगा, तो 10 साल लिखने होंगे हमें।
1920, 1819, 1718, 1617, 1516, 1415, 1314, 1213, 1112, 1011। अब यहाँ पर आपके थे 105, 210, 13, 80, 130 डेज, बस इससे पहले का स्टेटस नहीं था। ठीक है जी। अब हमें ये देखना है कि 105 जो है वो आपका 182 डेज तो है नहीं, इसका मतलब पहली कंडीशन नहीं। 60 हो रहा है, लेकिन 60 तब माना जाएगा जब उससे पहले 4 साल में, हाँ जी 365 हो रहे हैं, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे रेजिडेंट लिख सकता हूँ। ये बताओ, ये वैसे ही रेजिडेंट हो गया या नहीं हो गया, सब लोग बताओ। पहली कंडीशन ही सेटिस्फाइड हो गई 182 डेज वाली, तो रेजिडेंट हो गया या नहीं हो गया। ठीक है जी। अब देखिए, ये वाला नॉन रेजिडेंट, ये वाला भी नॉन रेजिडेंट, क्योंकि उससे पहले 365 नहीं है और इससे पहले कुछ है ही नहीं, तो ये सारे नॉन रेजिडेंट हो गए। तो 10 में से 2 रेजिडेंट चाहिए थे, ये वाली कंडीशन तो हो गई। पर 7 साल में अभी किसी स्टूडेंट ने लिखा है इतने दिन आ रहा है, आई थिंक ये सही है 538 डेज, तो 730 दिन यानी 730 डेज नहीं हुए। इसका मतलब ये हुआ कि भैया एडिशनल में एक तो सेटिस्फाइड हुई और दूसरी नहीं हुई, तो ये क्या बन गया, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बताइए सबको एकदम क्लियर है कि नहीं, एकदम क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं आया, प्लीज बताएं मुझे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब जानते हैं, अब बात ये आती है कि सर अगर एग्जाम में आ गया और 6 नंबर का आया, 8 नंबर का आया, तो मार्क्स कैसे लेके आए, ये तो हमें समझ आ गई कैलकुलेशन कैसे करनी है, और बहुत अच्छे समझ आ गई, हम एग्जाम में भी कराएंगे। बट सर मार्क्स कैसे लाएं, मार्क्स देखो 2 मिनट में मैं इसका सॉल्यूशन बोलूंगा, लिखने का टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए मुझे ध्यान से सुन लेना, एग्जाम में कैसे लिख के आना है, एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है, ताकि 6 में से 6 या 8 में से 8 ही मिले। प्लीज ध्यान से सुने। जैसे ही रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग करेंगे इस तरीके से, टू डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल देयर आर 2 बेसिक कंडीशंस, आउट ऑफ देम वन इज टू बी सेटिस्फाइड टू बिकम रेजिडेंट, फुल स्टॉप। बेसिक कंडीशंस आर एज अंडर, बेसिक कंडीशन लिखेंगे, और पूरा ऐसे नहीं लिखेंगे 182 डेज, नहीं, ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, और फिर ये और दिखना चाहिए, दिखना चाहिए, और अगली लाइन दोनों के बीच में दिखना चाहिए, फिर ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर, एंड प्लस नहीं लिखना है, एंड 365 डेज और मोर इन 4 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, ये शॉर्टकट नहीं लगाना है, प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर पूरा लिखना है, पीपीवाई नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले हमने लॉ लिख लेना है, लॉ लिख दिया ये पूरा अपनी प्रॉपर लैंग्वेज में। अब इस जगह पर यहां पर हम कैलकुलेशन लिखेंगे। मान लो अगर ना महीने दे रखे होते कि 5 अक्टूबर तक 10 अक्टूबर तक वो इंडिया में था, तो 1 अप्रैल से अप्रैल के 30, मई के 31, जून के, ऐसे कर करके सारे हम दिन यहाँ जोड़ते, या फिर जैसे यही क्वेश्चन था तो इसमें लिखते 75 तो 20-21 में है, और उससे पहले 4 साल में ये पूरी कैलकुलेशन ये दिखाते, ये वाली कैलकुलेशन यहाँ दिखाते हम, यानी तुरंत बाद यहाँ पर जो भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है उसको हम सपोर्ट में कैलकुलेशन यहाँ दिखाएंगे, और बस कैलकुलेशन दिखाने के बाद अब हमें लिखना होगा अपना डिसीजन, यानी पहले लॉ फिर कैलकुलेशन देन डिसीजन। और डिसीजन क्या, सिंस मिस्टर रामलाल, मान लो एसएससी का नाम रामलाल था, सिंस मिस्टर रामलाल इज सेटिस्फाइंग बेसिक कंडीशन नंबर 2, देयरफॉर ही विल बी कॉल्ड resident, whether he is ordinary resident or not ordinary resident, we have to check additional conditions, those are as under, right? या ऐसे भी लिख सकते हैं, since Mr. Ramlal was in India during the previous year for 75 days and in 4 years preceding the previous year for 408 days, so he is satisfying basic condition number 2, so he will be called resident, whether he is OR or NOR, we have to check additional conditions which are as under. अब आप एडिशनल कंडीशन लिख दीजिए, ही मस्ट बी एटलीस्ट 2 years रेजिडेंट आउट ऑफ 10 years preceding the previous year, एंड दिखना चाहिए,
ही मस्ट बी इन इंडिया 730 डेज और मोर इन 7 ईयर्स प्रीवियस ईयर, फिर से लॉ लिख दिया। अब ले से लिखने के बाद आपने पूरे ये 10 साल, और 10 साल में ये आर एन आर एग्जाम में नहीं, वहाँ रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट लिख के आइएगा, शॉर्टकट नहीं लगाइएगा। और उसके बाद अगर इसी क्वेश्चन का मुझे जजमेंट देना होता तो मैं क्या देता, सिंस मिस्टर रामलाल इज सेटिस्फाइंग एडिशनल कंडीशन नंबर 1 ओनली, सो ही विल बी कॉल्ड रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, दैट्स ऑल। मतलब पहले बेसिक कंडीशन का लॉ, देन कैलकुलेशंस, देन डिसीजन, फिर एडिशनल कंडीशंस का लॉ, कैलकुलेशन, डिसीजन, दैट्स ऑल। आपके मार्क्स पूरे पक्के हो गए आपके। जानते हैं हम एग्जाम में प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं देते, शॉर्टकट लगाते हैं, फिर हम दोष देते हैं यार कि हमारी कॉपी चेक नहीं हुई, और फिर आपके सपोर्ट में भी पता नहीं कौन कौन यार आके फालतू के काम शुरू करवा देता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए, आप बढ़िया से लिखिए एग्जाम में। मैं आपको गारंटी देता हूं हमारे इंस्टीट्यूट ने हाईली एफिशिएंट, हाईली क्वालिफाइड लोगों को आप लोगों के लिए लगा रखा है। आपका एक भी आपके साथ इनजस्टिस नहीं हो सकता। और देखिए जिसके नंबर कम आ रहे हैं, ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं, वो अपने दिल पे हाथ रख के सोचे क्या वास्तव में मेरी कॉपी पूरी सही थी जो मुझे नंबर कम मिले, तो उसके अंदर से आवाज आएगी नहीं यार मेरी कमी थी इसीलिए मेरे नंबर कम आए। राइट? मेरी एक कहावत याद रखना, आज बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले योग्य बनो फिर इच्छा करो। अरे पहले उस लायक तो बनो कि हम इंस्टीट्यूट में वो लिख के आए जो इंस्टीट्यूट हमारा चाहता है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डिग्री है सीए की डिग्री, सबसे बड़ी अकाउंट्स के फील्ड में, इससे बड़ी डिग्री नहीं है हिंदुस्तान में अकाउंट्स के फील्ड में। तो आप क्या चाहते हैं किसी को भी मिले? नहीं, जो डिजर्व करता है उसे जरूर मिलनी चाहिए। हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर यार। एक आध की गलती से कॉपी अगर कोई रह गई तो वो एक्सेप्शन, मैं नहीं समझता वो भी चांस ना के बराबर है, ना के बराबर। ध्यान रखिएगा। अरे एग्जामिनर पूरा टाइम देके आपकी कॉपी चेक करता है, ऐसे थोड़ा ना करता है यार, बहुत मन से करता है। और हमारे इंस्टीट्यूट के इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आप ये चेक कीजिए, और अगर वो सब आपने लिखा है तो एग्जामिनर चाह के भी आप ये नहीं कह सकते घर से बीवी से लड़के आया होगा मुझे नंबर कम दे दिए। नहीं दोस्त, बिल्कुल नहीं। एग्जामिनर हमारे इंस्टीट्यूट का बड़ा प्रोफेशनली क्वालिफाइड और बड़ा ही सेंसिबल और बड़ा ही एफिशिएंट है। हमारे इंस्टीट्यूट में गलतियां होने की संभावना 0% के बराबर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो मैं मान के चल रहा हूं आप लोगों को जो मैंने समझाया बस यही लिख के आइए, और फिर भगवान से प्रे कीजिए कि हमारा इंस्टीट्यूट हमारे साथ जस्टिस करेगा, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट हमारे साथ इनजस्टिस कर ही नहीं सकता। राइट? चलिए, तो यहां तक एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? फटाफट बताइए, मैं एक्सेप्शन की तरफ बढ़ूंगा, फिर फटाफट बताइए। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, सबको समझ आ रहा है? सही है। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है? चलिए फिर उसको भी ध्यान से समझिए। दोस्त देखिए, अब हुआ क्या कि कुछ एक्सेप्शंस हमारे गवर्नमेंट ने बनाए। गवर्नमेंट बोली कि भाई जो ये कंडीशन है ना, ये वाली कंडीशन, प्लीज ध्यान से सुनना, कंडीशन नंबर 2, और वो भी बेसिक कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं। राइट? इस कंडीशन के कुछ एक्सेप्शंस हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और एक अमेंडमेंट भी हुआ है, सबसे लास्ट में वो अमेंडमेंट कराऊंगा आपको मैं। सबसे पहले मैं जो अब तक का लो पहले वो, और फिर जो इस साल अमेंड हुआ है। और ध्यान रखना हमारे इंस्टीट्यूट में अमेंडमेंट पूछा जाता है, पूछना भी चाहिए भाई, हमारा स्टूडेंट अपडेटेड कितना है पता होना चाहिए ना। तो अमेंडमेंट भी बताऊंगा आपको, तो पहले हमें ये समझना है, ये वाला पॉइंट, इसके एक्सेप्शन। चलिए साहब, मैं एक्सेप्शन समझाने जा रहा हूं, सब लोग प्लीज ध्यान से सुनेंगे पूरी अटेंशन के साथ। हेडिंग डालें एक्सेप्शंस टू कंडीशन, बेसिक कंडीशन नंबर 2। बेसिक कंडीशन नंबर 2, प्लीज ये हेडिंग डालिए, एक्सेप्शंस टू बेसिक कंडीशन नंबर 2। ठीक है? अब मैं पहला एक्सेप्शन लिखने जा रहा हूं। पहला एक्सेप्शन, इंडियन सिटीजन लीविंग, छोड़ रहा है, लिविंग नहीं, लीविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड, सॉरी यहां लिखेंगे आउटसाइड इंडिया, ओ ऑब्लिक एस का मतलब आउटसाइड इंडिया। और इसके बाद देखिए इसमें और लगा हुआ है, और यानी ये यहां पर और हो गया। और उसके बाद दूसरा है एज ए
क्रू मेंबर, एज ए क्रू मेंबर लिख लीजिए आप फटाफट। इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, या तो वो बाहर एम्प्लॉयमेंट के लिए, और देखिए एम्प्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ जॉब करना नहीं होता, आपका अपना बिजनेस या प्रोफेशन भी हो सकता है। तो बाहर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए गए, या आप शिप पर जॉब करते हैं, शिप के एम्प्लॉई हैं, तो शिप के एम्प्लॉई को बोला जाता है क्रू मेंबर। अगर शिप जाएगा तो बताइए, आप उस पर जॉब करते तो आपको भी तो जाना पड़ेगा। तो ध्यान से सुने, जैसे ही किसी क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना, मैं बताने जा रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट बात, प्लीज ध्यान से सुनना। जैसे ही किसी क्वेश्चन में इंडियन सिटीजन लिखा हुआ है, आपने उसे बिल्कुल ध्यान से समझना है, और रेड पेन एग्जाम में लेके जाना है। पेपर पे तो हम कुछ भी लिख सकते हैं ना, रेड पेन ब्लू पेन जो मन आएगा, तो आप पेपर पर इंडियन सिटीजन को अंडरलाइन करें जब ये क्वेश्चन आ जाए, तो रेड पेन से। फिर दूसरी बात उसमें दिखने को मिल जाए, लिविंग इंडिया, दूसरा अंडरलाइन कर दीजिए, और तीसरा एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब इन दोनों में से कोई एक बात है ना। तो जैसे ही किसी क्वेश्चन में ये तीनों बातें आ जाएं, तीनों बातें, तीनों आनी चाहिए, एक नहीं तीनों, तो वो क्वेश्चन हो गया एक्सेप्शन का। अब मेरी बात ध्यान से सुननी है आपने, जैसे ही किसी क्वेश्चन में तीनों बातें आ गई, क्वेश्चन एक्सेप्शन का हो गया, और क्वेश्चन एक्सेप्शन का हो गया तो फिर क्या बदलाव हुआ, प्लीज प्लीज ध्यान से देखिएगा। फिर हमारी गवर्नमेंट बोली कि भैया ये 60 दिन नहीं, 182 डेज यहां भी कर दिया गवर्नमेंट ने। यानी या तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करो या ये करो। अब कंडीशन क्या हो गई, ध्यान से सुनना, 182 डेज प्रीवियस ईयर में, या प्रीवियस ईयर में 182 डेज एंड उससे पहले 4 साल में 365 डेज। जरा बताना, दोनों में से कुछ कंडीशन अटपटी सी नहीं लग रही आपको, कुछ अजीब सी? ये दोनों कंडीशन, मतलब या तो मैं प्रीवियस ईयर में 182 डेज लूं तो एक कंडीशन सेटिस्फाइड, या प्रीवियस ईयर में 182 डेज और उससे पहले 4 साल में 365 दिन, मतलब इनमें से कोई एक सेटिस्फाइड करनी है। तो कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? सोच के बताओ, लग रहा है या नहीं लग रहा है? यस सर, सेकंड कंडीशन इज टू मच। यस यू आर राइट, बिल्कुल सही। मतलब साफ है कि भैया अगर ये वाली कंडीशन, मतलब 182 डेज बंदा रह लिया, तो फिर हमें ये वाली कंडीशन देखने की आवश्यकता नहीं है। मतलब इज वेरी क्लियर, एंड मतलब क्या है वो ध्यान से सुने, कि अगर आप एक्सेप्शन में आ रहे हैं, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया और एज ए क्रू मेंबर, तो इसका आप एक्सेप्शन में आ गए। ये क्वेश्चन हो गया एक्सेप्शनल का, और जैसे ही एक्सेप्शन का क्वेश्चन हुआ तो बेसिक कंडीशन एक रह गई, दूसरी नहीं होगी। अरे यार जब 182 डेज हो गए तो मैं दूसरी कंडीशन क्यों देखेंगे, तो ये अटपटी सी लग रही है, इसलिए केवल बेसिक कंडीशन एक होगी आपके लिए। क्लियर? मैं समझता हूं ये बात एकदम समझ आ गई होगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मुझे सोच के जवाब देना। मेरा सवाल है कि साहब गवर्नमेंट ने इंडियन सिटीजन को कहा कि तू अगर हमारे यहां 182 दिन या उससे ज्यादा रहेगा तो हम तुझे रेजिडेंट मानेंगे, लेकिन उससे पहले 60 दिन और 365 दिन वाली कंडीशन थी, तो ये हटा दी। तो 182 डेज इंडियन सिटीजन के लिए, इसका मतलब आज फॉरेन सिटीजन होगा तो फॉरेन सिटीजन के लिए दोनों कंडीशन है, पर इंडियन सिटीजन के लिए 182 डेज है। तो मुझे सोच के बताइए, गवर्नमेंट ने जो हमारे इंडियन सिटीजन है उनको एडवांटेज दिया है या उनके साथ हार्डशिप की है, ये लॉ बनाकर? जवाब दीजिए सोचकर। यस, बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, एडवांटेज। यस, यानी जहां वो पहले 60 डेज रह के रेजिडेंट बन रहा था, अब वो 181 डेज रह के टेंशन फ्री रहेगा, और 182 डेज हो गए तो रेजिडेंट बनेगा। सो दिस इज द एडवांटेज गिवन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू आवर इंडियन सिटीजन। सो आई थिंक दिस एक्सेप्शन इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एम आई राइट और रॉन्ग? बताइए, क्लियर है कि नहीं, फटाफट। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब बात सुनिए मेरी ध्यान से, बहुत ध्यान से बात सुनिए। अब मैं आपसे कहूंगा इसके ऊपर एक सवाल, 2 मिनट नहीं लगने चाहिए, फटाफट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन निकालते हैं जी। आपने क्वेश्चन ट्राई करना है ये वाला 11th, फटाफट ट्राई कीजिए ये वाला क्वेश्चन और बताइए आंसर सही है या गलत।
आंसर करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है जी, एकदम सही लिखा है आपने, आंसर एकदम करेक्ट है। अब मैं आपको फटाफट से एक्सप्लेन करके आगे बढ़ता हूं। देखिए, पहला है 180 डेज रहा। अब देखिए, इंडियन सिटीजन है, हाँ जी है, पहली कंडीशन सेट, मतलब पहली बात सही हो गई। लीव्स इंडिया, दूसरी भी सही हो गई। और एज ए क्रू मेंबर, भैया तीनों बातें अब हो गई। इसका मतलब ये क्वेश्चन कन्फर्म एक्सेप्शन का हो गया, कन्फर्म। चाहिए 182 डेज, हुए 180 डेज, लो जी नॉन रेजिडेंट। सेकंड में 182 डेज रहा, हाँ जी रेजिडेंट हो गया। तो इतना तो सही है दोस्त, पर मैंने तो OR लिख दिया है साथ में। तो देखिए, यहां ये एज्यूम किया गया है मेरे द्वारा कि वो इससे पहले हमेशा इंडिया में था, इंडिया उसने नहीं छोड़ी थी, राइट। तो अगर वो इससे पहले हमेशा इंडिया में था तो 10 हो गए 10 साल रेजिडेंट और 730 दिन भी हो गए, इसलिए वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। और थर्ड में, थर्ड कंडीशन ये 60 वाली तो लगेगी नहीं, 182 डेज लगेगी। तो अगेन ये वाली बात जो है सेट नहीं बैठ रही, तो यहां भी क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट। तो आई थिंक दिस एक्सेप्शन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताएं, नहीं तो मैं एक्सेप्शन 2 की तरफ बढ़ता हूं। फर्स्ट एंड थर्ड NR, सेकंड R एंड OR, बिल्कुल ठीक है जी, एकदम सही है। चलिए, अब सेकंड एक्सेप्शन ये भी आप कॉपी करेंगे। इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन, सेटल्ड आउटसाइड इंडिया, comes to India, during the previous year on a visit, on a visit, on a visit। अच्छा, आपको मेरी वो दिख नहीं रही होगी, हैं, कोई बात नहीं, मैं दिखाता हूँ अभी। बोल दिया कीजिए, ठीक है, अब आपको दिख रही होगी ये। पारुल, बेटा ये आवाज क्यों आ रही है, बंद क्यों नहीं कर रही वो कर। अब दिख रही होगी आपको स्क्रीन, कॉपी कर लीजिए। इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन, सेटल्ड आउटसाइड इंडिया, कम्स टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। लिख लिया होगा मेरे ख्याल से सबने, ठीक है। अब मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, इंडियन सिटीजन तो हम बाई बर्थ हैं, इंडिया में जन्म लिया तो इंडियन सिटीजन हो गए। इंडियन ओरिजिन क्या होता है, ध्यान से सुनना। ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स, मतलब दादा दादी नाना नानी चारों ग्रैंड पेरेंट्स कहलाते हैं, और मदर फादर पेरेंट्स कहलाते हैं। दादा दादी नाना नानी मम्मी पापा, किसी एक का भी जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है, अनडिवाइडेड इंडिया में, यानी बंटवारे से पहले, ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर तक सब के सब कहलाएंगे इंडियन ओरिजिन, चाहे कहीं भी जन्म लें, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। आई रिपीट, ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स, उनमें से किसी एक का भी जन्म अगर अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है तो ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर तक सब के सब कहलाएंगे इंडियन ओरिजिन, वर्ल्ड में कहीं भी जन्म लें। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। सपोज मेरे फादर का जन्म, मतलब दादाजी का जन्म, ग्रैंडफादर का जन्म बंटवारे से एक दिन पहले हुआ। बंटवारे के बाद मेरे दादाजी के पिताजी यानी फादर, मेरे दादाजी के फादर उनको पाकिस्तान ले गए। पाकिस्तान में मेरे
ग्रैंडफादर के यहाँ मेरे फादर का जन्म हुआ, इंडियन ओरिजिन, भले ही पाकिस्तान में जन्म लिया। मेरे फादर के मैंने जन्म लिया, मैं भी इंडियन ओरिजिन कहलाऊंगा, चाहे भले ही पाकिस्तान में जन्म लिया। बट अगर मेरे बेटे ने जन्म लिया पाकिस्तान में, तो अब वो इंडियन ओरिजिन नहीं, वो कहलाएगा पाकिस्तानी। सो आई रिपीट, दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, किसी एक का भी जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर तक सारे के सारे कहलाएंगे इंडियन ओरिजिन। सो मेरे मम्मी पापा का भी जन्म हुआ तो भी, मेरे दादा दादी का जन्म हुआ तो भी, मैं कहलाऊंगा इंडियन ओरिजिन। इज दैट क्लियर? अब मान लीजिए इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन, बाहर सेटल्ड था, इंडिया घूमने आ रहा है। जैसे एक पिक्चर थी DDLJ, शाहरुख खान की और काजोल की, तो उसमें अमरीश पुरी साहब बाहर सेटल्ड थे, इंडिया घूमने आए थे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, सिमरन की शादी करने आए थे। तो इंडियन सिटीजन सेटल्ड बाहर था, इंडिया घूमने आता है, तो उस स्थिति में भी फिर आपकी जो एडिशनल बेसिक कंडीशन है ये वाली, ये नहीं है, यानी केवल ये होगी, ओनली दिस वन इज योर कंडीशन। तो बताइए, समझ आया ये वाला भी एक्सेप्शन? यानी इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन, सेटल्ड आउटसाइड इंडिया, कम्स टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो वो अगर 182 दिन इंडिया में रहेगा तो रेजिडेंट कहलाएगा, नहीं तो नॉन रेजिडेंट। सेकेंड एक्सेप्शन इज क्लियर और नॉट? ओके, वेरी गुड। अब सुने मेरी बात, एक सवाल और दे रहा हूं, ध्यान से ट्राई करना। ये देखिए, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ये वाला सवाल ट्राई करें आप लोग, सब लोग, और बताइए आंसर सही है या गलत है। ध्यान से देखिएगा, करिए ट्राई। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन की ब्यूटी क्या थी, जाते वक्त एक्सेप्शन वन लग गया और आते वक्त एक्सेप्शन टू, यानी दोनों आ गए। अब देखिए, वो छोड़ रहा है इस डेट को, तो 1 अप्रैल से यहां तक रहा वो, मैं समझता हूं 166 या 167 डेज बनेंगे। इंडियन सिटीजन, इंडिया छोड़ रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट, तीनों बात आ गई, एक्सेप्शन। इसका मतलब 182 डेज चाहिए और 166 या 167 आ रहे हैं, तो मतलब नॉन रेजिडेंट हो गया। अब वो बाहर जाके जॉब कर रहा है, सेटल्ड हो गया, इंडिया घूमने आ रहा है, अगेन 182 डेज चाहिए, लेकिन वो कितने दिन के लिए आ रहा है, 175। इसका मतलब दोनों साल के लिए वो कहलाएगा नॉन रेजिडेंट। सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर? अब देखिए, अब आगे कहानी क्या चलेगी। अब एज ए क्रू मेंबर की बात करूं मैं, एज ए क्रू मेंबर की यहां पर, अच्छा एक मिनट, देखिए एज ए क्रू मेंबर, ध्यान से सुनना, जो अभी मैंने बताया था वो तो एक शिप की तरह बता दिया, कोई भी शिप था, इंडियन शिप था, उसकी बात है। अब बात कर रहे हैं हम फॉरेन बाउंड शिप की। आपकी बुक में मैंने दिया हुआ है, अभी दिखाता हूं, अभी एक मिनट पहले इसको ही कराते हैं, फिर मैं बताता हूं। फॉरेन बाउंड शिप, पहले मैं लिख देता हूं, फॉरेन बाउंड शिप, यानी ऐसा शिप जो इंडिया से बाहर जाता है, फॉरेन ट्रिप्स पर जाता है, और उस पर कोई एम्प्लॉई जॉब करता है, तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनना, बहुत ईजी है। एक कहलाता है कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, CDC, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। जब हम शिप में अंदर एंट्री करते हैं तो एक सिग्नेचर हमें करने होते हैं उस पर, और जब हम शिप से बाहर आते हैं तब भी हमें सिग्नेचर करने होते हैं। तो जिस दिन हमने इस CDC कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पर साइन किए जाने के लिए, और जिस दिन आने के लिए किए, ये वाला पीरियड माना जाता है कि ये बंदा आउटसाइड इंडिया
रहा, आउटसाइड इंडिया रहा। अब बताइए 365 दिन या लीप ईयर है तो 366 डेज, उसमें से मैं अगर ये पीरियड माइनस कर दूं जो वो इंडिया से बाहर रहा, तो बताइए पीरियड नंबर ऑफ डेज जो आएंगे वो स्टे इन इंडिया आएंगे या नहीं आएंगे, सब लोग बताएंगे मुझे ये बात। अगर मैं 365 या 366 में से जितने दिन वो इंडिया से बाहर रहा उतने दिन माइनस कर दूं, तो ये बचा हुआ पीरियड जो है वो स्टे इन इंडिया आएगा या नहीं आएगा, बताइए फटाफट। यस सर। बस ये पीरियड कितना होना चाहिए, वो कह रहे हैं 182 डेज या उससे ज्यादा, बस खत्म, इतनी सी बात बोली है उन्होंने। 182 डेज या उससे ऊपर अगर ये पीरियड है तो वो रेजिडेंट कहलाएगा, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। तो इट्स वेरी सिंपल। तो बताइए एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी फटाफट से कर लें, फटाफट से। चलिए तो मैं करवाता हूं, फटाफट से आप आइए और देखिए और मुझे जवाब दीजिए कि सही है कि गलत है आंसर। ये लीजिए, ये वाला क्वेश्चन है, इसे ट्राई कीजिए आप, ये वाला। ये 3 जुलाई माना जाएगा शिप में रहा और 22 नवंबर भी माना जाएगा शिप में रहा, तो आई थिंक 224 दिन आ रहे होंगे इंडिया में, या 222 कितने आ रहे एक बार चेक कर लीजिए। 3 जुलाई से 22 नवंबर तक वो शिप में रहा, ये पीरियड माइनस कर देना है बस आपने। तो जो भी आ रहा है वो इंडिया में बचा हुआ आ जाएगा और वो 182 डेज से ऊपर आ रहा है, तो ये बन जाएगा रेजिडेंट। तो आई थिंक दिस इज क्लियर, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, इजी था, समझ आ गया। यहां तक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है या कोई डाउट है तो प्लीज पहले उतना बताएं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ रेजिडेंट बिल्कुल सही आ रहा है आंसर, बिल्कुल सही आ रहा है आपका। चलिए अब देखिए मेरी बात ध्यान से, अब जो अमेंडमेंट हुआ है इस साल उसकी बात हो रही है, अमेंडमेंट। चलिए देख लेते हैं वो अमेंडमेंट क्या है। इंडियन सिटीजन इंडियन ओरिजिन के लिए है, और देखिए ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये बताया था मैंने कि इंडियन सिटीजन इंडियन ओरिजिन है, बाहर सेटल्ड है, इंडिया आ रहा है, एक्सेप्शन मैंने आपको बताए थे, और मैंने आपको कहा था कि 182 दिन होंगे, सेकंड कंडीशन नहीं होगी। पर देखिए इसके लिए भी एक और फर्दर प्रोविजो आया, और वो इस साल का अमेंडमेंट है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। अगर ये कंडीशन होगी तो क्या होगा, अभी आप लोग पहले पढ़ें, पढ़ें ध्यान से, ये इतना पढ़ लें बस ये, और समझने की कोशिश करें खुद क्या कहना चाह रहा है।
कुछ समझ आया? ऑनेस्टली बताइए ये क्या कहना चाह रहा है। रीड कर लिया, ओके, बट समझ आया कि नहीं आया? ओके, आया। कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए, फिर भी मैं बता रहा हूं, आधा आया आधा नहीं सर, ये बिल्कुल सही बोला है, सही बच्चा ये निकला मेरे को एकदम। चलिए, अब मैं इसको आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए, ये कह रहे हैं कि इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन है तो इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स, यानी फॉरेन में जो इनकम अर्न की उसे छोड़ दीजिए। लेकिन अगर कोई ऐसा बिजनेस या प्रोफेशन इंडिया से कंट्रोल हो रहा है चाहे भले ही फॉरेन में, तो उसे लेना है। ध्यान से दुनिया में क्या बोल रहा हूं, फॉरेन सोर्स की इनकम छोड़ने की बात कर रहा है, बट उस इनकम को छोड़ने की बात नहीं कर रहा जो इंडिया से कोई बिजनेस या प्रोफेशन कंट्रोल हो रहा है, वो वाली इनकम लेनी है। यानी कुल मिला के इनकम, सच पर्सन हैविंग इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, यानी विदेशी स्रोतों से जो इनकम है उसे छोड़ दीजिए। तो इसका मतलब जो इंडिया में इनकम है वो ले लीजिए, हाँ जी ले ली। और ऐसा कोई बिजनेस या प्रोफेशन जो बाहर है और कंट्रोल इंडिया से हो रहा है उसे भी ले लीजिए। और फिर देखिए वो प्रीवियस ईयर में 15 लाख से ऊपर तो नहीं चला गया? बोले हाँ जी चला गया। तो फिर बेसिक कंडीशंस क्या होंगी वो सुन लीजिए। या तो 182 डेज होंगी या 120 डेज इन प्रीवियस ईयर, यानी 60 की जगह 120, और उससे पहले 4 सालों में 365 दिन। क्लियर? अब एक काम करता हूं, इसके लिए मैं आपके पहले तो बताओ, ये बात मैंने जो समझाई एक बार फिर बताता हूं, फिर मैं आपको लिखवाऊंगा। पहली बात, ऐसा व्यक्ति इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन है, फॉरेन सोर्स की इनकम छोड़ दीजिए, इंडिया की इनकम की बात कर रहे हैं। और ऐसी इनकम जो बिजनेस या प्रोफेशन से जो बाहर है लेकिन कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, इंडियन इनकम प्लस कौन सी इनकम, जो बिजनेस बाहर है, प्रोफेशन बाहर है, कंट्रोल इंडिया से, दोनों जोड़ के प्रीवियस ईयर में 15 लाख से ऊपर निकल गया, तो बेसिक कंडीशंस 182 डेज या 120 प्लस 365 डेज होगी। बताओ एकदम समझ आई कि नहीं आई ये बात जो मैंने बोली अभी अभी जो बोली है बात? चलिए, अब एक काम करें, अब इसको लिख भी लेते हैं ताकि तुम दोबारा पढ़ो तो तुम्हें ये इजी रहे। तो मेरे साथ आप लिखना शुरू करें। आप चलिए, ये लिखें आप, ये न्यू है और इसको हम कहते हैं अमेंडमेंट। अमेंडमेंट लिखिए, इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन, इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स एक्सेप्ट बिजनेस सोर्स, या इसको साधारण भाषा में लिख दूं तो प्लस कंट्रोल्ड वाली इनकम फ्रॉम इंडिया। ये तो मैंने लैंग्वेज लिख दिया एज इट इज, एक्सेप्ट बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया, इंडियन इनकम प्लस कंट्रोल्ड फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन फ्रॉम इंडिया, ये दोनों जोड़ के, या इसको ऐसे पढ़ ले, इंडियन इनकम, इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स बट एक्सेप्ट, यानी बिजनेस और कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। इसको सिंप्लीफाइड करें तो वो होगा इंडियन इनकम, यानी मैं यहां पे लिख देता हूं इंडियन इनकम प्लस बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। ये वाली इनकम पूरी एक्सीड्स ₹15 लाख इन द प्रीवियस ईयर, तो बेसिक कंडीशंस जो होंगी वो आपकी ये होंगी। नंबर 1, 182 डेज और मोर in India in previous year, or 120 days or more in previous year plus 365 days or more in 4 years preceding the previous year।
ये कंडीशन आप लिख लीजिए। जैसे ये सवाल बनेगा आपको तो आपकी कंडीशन फिर ये होंगी। मैम आवाज आ रही है आपकी? ये मैम आवाज आ रही है शीला मैम? हाँ ठीक है, हट गया। सॉरी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्लीज। चलिए साहब, तो आपने लिख लिया। मैं फिर से आपको एकदम सिंप्लीफाइड करा रहा हूं, ध्यान से सुनना दोबारा। इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन, इनकम इंडियन इनकम, प्लस ऐसे बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम जो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, दोनों 15 लाख से ऊपर निकल जाती हैं प्रीवियस ईयर में, तो बेसिक कंडीशन या तो 182 डेज या प्रीवियस ईयर में 120 डेज प्लस 365 डेज इन 4 ईयर्स प्रीवियस ईयर। कोई एक सेटिस्फाइड करते ही बन गया रेजिडेंट। बताओ एकदम क्लियर है या नहीं? समझ आया या नहीं आया? अमेंडमेंट, जरा सा अमेंडमेंट था, आई थिंक एकदम क्लियर होगा। यस, इंडियन ओरिजिन इंडियन सिटीजन के लिए नई कंडीशन आ गई। अगर ये पूरा लॉ अलग आ गया और बन गया एक और, क्या ऐसा होगा तो हम ऐसा कर देंगे। ठीक है, चलिए अब मुझे एक बात बताइए सब लोग। प्रश्न ये उठता है कि आने वाला दिन और जाने वाला दिन इंडिया में काउंट किया जाए कि नहीं किया जाए। तो जनरली बच्चों को याद करा दिया जाता है कि भाई आने वाला दिन और जाने वाला दिन इंडिया में काउंट करेंगे। लॉजिक क्या है? लॉजिक बड़ा साफ है यार। आप देखेंगे इंटरनेशनल फ्लाइट्स ज्यादातर रात को 12 से 4 के बीच टेक ऑफ और लैंड करती हैं। तो इसलिए आने वाला दिन, मान लो कोई बंदा 12 बजे के बाद आए तो रहा इंडिया में, और 12 बजे के बाद गया तो रह के गया, इसलिए आने वाला दिन और जाने वाला दिन इंडिया में काउंट किया जाता है। लेकिन अगर यही टाइम आवर्स में दिया हो तो आवर्स जाने वाले दिन कितने टाइम वो रह के गया उस दिन, और आने वाले दिन आने के बाद वो रात के 12 बजे तक कितने टाइम रहा, उन आवर्स को ऐड कर लेंगे। अगर वो 24 आवर्स बन गए तो एक दिन है, अदरवाइज छोड़ देंगे। क्लियर? तो दिस वाज रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो मैं समझता हूं इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस एकदम क्रिस्टल क्लियर है आप लोगों को। अगर है तो बता दीजिए ताकि मैं एचयूएफ पे फटाफट बढ़ जाऊं आगे, एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस लूं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ बिल्कुल, एडिशनल कंडीशन में जब हम 10 में से 2 साल रेजिडेंट चेक करते हैं तो प्लीज ध्यान से सुनना। 10 में से ये 2 साल रेजिडेंट चेक करते हैं ना, ये वाला, तो अगर हम वो इंडियन सिटीजन यानी एक्सेप्शन वाला चेक करेंगे तो जो कंडीशन एक्सेप्शन वाली है यानी 182 डेज वाली है तो 182 डेज से ही वो देखा जाएगा कि ये 182 डेज रेजिडेंट है। और जैसे 75 दिन है ये, तो ये काउंट नहीं होंगे, फिर यहाँ 182 डेज होगा तो ही रेजिडेंट है, अदरवाइज नहीं। पिछले 4 साल नहीं चलेंगे फिर। अगर इंडियन सिटीजन इंडियन ओरिजिन वाला कोई क्वेश्चन है, एक्सेप्शन 3 तरीके के क्वेश्चन कराए थे ना मैंने, जैसे एक तो ये कराया था, एक ये, तो इनमें जो है आपकी जब हम एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे 10 में से 2 साल रेजिडेंट वाली, तो वहां भी 182 डेज ही देखेंगे, 60 प्लस 365 नहीं लगेगा। और अगर ये वाला केस है तो फिर यहाँ इन दोनों में से एक देखेंगे, वो प्रीवियस ईयर में भी और 10 में से 2 साल वाले में भी ये देखेंगे आप। क्लियर? आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे बताएं, मैं उसे एक्सप्लेन करता हूं। सीडीसी नहीं, वो साइन कर दिया तो गया वो इंडिया से बाहर। चलिए साहब, ओके। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, हेडिंग डाल लीजिए एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस। एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस। यहां बेसिक कंडीशन एक ही है, मेरे साथ साथ लिखिएगा। बिजनेस ऑफ एचयूएफ situated anywhere but controlled
एंड मैनेज्ड wholly or partly from India during the previous year. अब देखिए यहां पर ये है, बिजनेस एंड कंट्रोल का मतलब होता है, कंट्रोल्ड एंड मैनेजमेंट का मतलब होता है डे टू डे के जो बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस हैं, डे टू डे बिजनेस अफेयर्स के डिसीजन हैं, वो होली मतलब सारे, पार्टली मतलब एक भी, पार्टली मतलब 50% नहीं, एक भी, सारे डिसीजन, एक भी डिसीजन इंडिया से लिया जाएगा तो HUF रेजिडेंट कहलाएगा, बट सारे डिसीजन अगर आउटसाइड इंडिया होंगे तो HUF नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। सो यहां पर प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला है। बिजनेस कहीं पर भी है, अगर कंट्रोल एंड मैनेज होली और पार्टली इंडिया से तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। तो बिजनेस के डे टू डे बिजनेस अफेयर्स जो हैं वो अगर इंडिया से हैं तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। बात ये आती है सर ये डिसीजन का मतलब, मैं एक एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मान लो एक HUF का बिजनेस यूएस में है, उसका कर्ता ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इंडिया आया और उसने फोन पर एक डिसीजन लिया और अपने बेटे को बोला कि बेटा हम लोगों को जो उधार देते थे 15 दिन का, अब तू उसे ना 7 दिन का कर दे, लोगों को बोल दे 7 दिन का। तो ये पॉलिसी डिसीजन हो गया और डिसीजन इंडिया से हो गया, एक भी डिसीजन हो गया तो रेजिडेंट बन गया। अब आप सोचे होगे सर वो फोन पे बात करेगा तो किसी को क्या पता चलेगा उसने डिसीजन लिया है। तो मैंने आपको बोला ईमानदारी से इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है, और ईमानदारी से पढ़ना है तो मतलब जैसे ही उसने फोन पे डिसीजन लिया, पहला फोन यूएस किया अपने बेटे को, दूसरा फोन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किया और कहा जी मैंने तो डिसीजन ले लिया, अब आप मुझे रेजिडेंट बना दो और मुझसे फिर सारी इनकम पे टैक्स ले लो जो मैंने भले इंडिया में अर्न की है या नहीं की। ऑल्दो इट इज सीम्स टू बी वेरी इम्प्रैक्टिकल, कोई नहीं ऐसा करता, बट एग्जाम पास करना है तो हमें ये चीज मान के चलना है कि वो गवर्नमेंट को पता है कि इसने डिसीजन इंडिया में ले लिया है। सो एक भी डिसीजन फ्रॉम इंडिया रेजिडेंट, सारे डिसीजन इंडिया रेजिडेंट, बट सारे डिसीजन आउटसाइड इंडिया तो नॉन रेजिडेंट। क्लियर? चलिए यहां तक बात समझ आई। यहां पर बेसिक कंडीशन जो है वो बिजनेस का डिसीजन से रिलेटेड है कि कल तक डिसीजन लेगा इंडिया से, चाहे सारे या एक भी, तो रेजिडेंट माना जाएगा HUF, और अगर सारे डिसीजन बाहर से लिए जाएंगे तो HUF नॉन रेजिडेंट। डिसीजन कल तक ले रहा है लेकिन रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट कौन बन रहा है? HUF। ठीक है, अब इसके बाद एडिशनल कंडीशंस। at least 2 years resident out of 10 years preceding the previous year, and 730 days or more in 7 years preceding the previous। यही कंडीशंस हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी इंडिविजुअल में। तो बताइए अगर इंडिविजुअल में कंडीशन सेटिस्फाइड करने की बात आ रही है तो यहां सबसे रिलायबल बंदा कौन है? कर्ता या मैनेजर ऑफ HUF। जैसे मान लीजिए HUF का कर्ते की डेथ हो गई और अब बड़ा बेटा इतना बड़ा नहीं है कि वो कर्ता बन सके, तो टिल द फर्स्ट सन बिकम मेजर, मम्मी या कोई और मैनेजर बन सकता है, उस फैमिली को मैनेज करेगा, और जैसे ही बड़ा बेटा मेजर होगा तो वो कर्ता बन जाएगा। सो कर्ता या मैनेजर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। क्लियर? अब जरा एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, सोच के जवाब देना। कर्ता की डेथ 5 साल पहले हो गई, उससे पहले कर्ता जीवित था, उन 5 सालों में 1 साल वो रेजिडेंट था, बाद के 5 साल मैनेजर ने मैनेज किया, बाद के 5 साल में मैनेजर भी 1 साल रेजिडेंट है, 10 में से 2 साल रेजिडेंट चाहिए। बताइए आप कंडीशन सेटिस्फाइड हुई या नहीं हुई? यस, बिल्कुल ठीक बोला आपने, क्योंकि कर्ता या मैनेजर कोई दोनों कंडीशन मतलब 2 साल होना चाहिए, तो 1 साल कर्ता और 1 साल मैनेजर, तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड मानी जाएगी। और 730 दिन, यानी ये दोनों कंडीशन कर्ता या मैनेजर सेटिस्फाइड करें तो HUF OR,
और अगर इन दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता है तो एच यू एफ एन ओ आर। यानी ये तो बिजनेस से डिसाइड होगा कि डिसीजन इंडिया से लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे, सारे या कुछ भी डिसीजन इंडिया से हैं तो रेजिडेंट, अदरवाइज बिजनेस का जो एच यू एफ है वो नॉन रेजिडेंट। और ये करता या मैनेजर 10 में 2 साल रेजिडेंट है और 7 साल में 730 दिन इंडिया में है तो एच यू एफ ओ आर एन ओ आर। ध्यान रखना इंडिविजुअल और एच यू एफ दोनों पे टैक्स रेट सेम है, इसलिए 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 यहां पर भी ओ आर एन ओ आर एन आर है। बाकी एसएससी में या तो आर होगा एन आर होगा, जैसे कंपनी वगैरह भी कराऊंगा मैं तो उसमें आर एन आर होगा, तो यहां पर केवल ओ आर एन ओ आर एन आर होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 100 डिसीजन, सारे डिसीजन, एक भी डिसीजन इंडिया से लिया गया एच यू एफ रेजिडेंट, सारे डिसीजन आउटसाइड इंडिया एच यू एफ नॉन रेजिडेंट। फिर करता या मैनेजर 2 साल रेजिडेंट है पिछले 10 साल में और 7 साल में 730 दिन इंडिया में रहा, दोनों कंडीशन करता है, मैनेजर सेटिस्फाइड करता है तो एच यू एफ ओ आर, अदरवाइज एच यू एफ एन ओ आर। बोलो बात समझ आई या नहीं आई, यस और नो? व्हाट सेकंड वन? अच्छा सेकंड वन में आप कहना चाहते हो 300 डेज मैनेजर रहा और 450 दिन करता रहा, तो दोनों को जोड़ के वहां भी दोनों जोड़ के देख लीजिए, कोई इशू नहीं है। चलिए अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट करके दिखाना। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ये वाला। बिल्कुल सही। देखो सारे डिसीजन स्विट्जरलैंड से लिया तो नॉन रेजिडेंट हो गया, और यहाँ पार्टली इंडिया से तो रेजिडेंट हो गया, यानी सेकंड में पार्टली डिसीजन फ्रॉम इंडिया मींस रेजिडेंट। नाउ वी हैव टू चेक 10 में से 2 साल रेजिडेंट है कि नहीं, हाँ जी 7 साल है, इसका मतलब 2 साल वाली कंडीशन सेटिस्फाइड। और अब बात आती है 730 डेज रहा कि नहीं, तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि पिछले 7 साल में, मतलब 7 साल रेजिडेंट रहा है तो 7 साल में 730 दिन भी रहा होगा, ये हमने एज्यूम कर लिया, इसलिए रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट आ रहा है। बोलो समझ आया, क्लियर है एकदम? ठीक है जी। अब एक सवाल और दे रहा हूं, फटाफट उसे भी ट्राई करो। फिफ्टीन ट्राई करो, 15। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने लिखे हैं। देखो भैया, कर्ता परमानेंटली इंडिया में रहता है, बिजनेस एचयूएफ में,
तो कलता ने डिसीजन इंडिया से एक भी ले लिया होगा, रेजिडेंट हो गया, और हमेशा इंडिया में है तो 2 साल रेजिडेंट भी हो गया, 7 साल में 730 दिन भी हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं देखता हूं मेरे स्टूडेंट कितना अपना दिमाग चलाते हैं। तो बी रेडी फॉर माई क्वेश्चन। अब मैं एक सवाल पूछने जा रहा हूं, देखता हूं मेरे बच्चे कितना जवाब सही देते हैं। सवाल क्या है सुने। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये मेरी पर्सनल इनकम है और मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में रिटर्न फाइल करूंगा, टैक्स पे करूंगा। बट मैंने एक दुकान खोल दी मिठाई की, संजीव वार्ष्णे एंड सन्स, तो वो एचयूएफ की हो गई। तो इसका मतलब मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में अलग टैक्स पे करूंगा और एचयूएफ अलग टैक्स पे करेगा, और उसका कर्ता मैं हूं, और चूंकि मैं डिसीजन लेता हूं तो मेरे ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। तो मेरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि मैं प्रीवियस ईयर 2020-21 में अपने इंडिविजुअल स्टेटस में नॉन रेजिडेंट हूं और मेरा एचयूएफ उसी ईयर में ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। माई क्वेश्चन इज इट पॉसिबल मी माई सेल्फ नॉन रेजिडेंट इन प्रीवियस ईयर 2020-21 in my individual capacity? On the other hands, my HUF is OR for the same previous year. एक ही प्रीवियस ईयर में कर्ता खुद अपनी व्यक्तिगत स्टेटस में नॉन रेजिडेंट है और HUF उसी साल ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। इज इट पॉसिबल और नॉट? एक आंसर आया नॉट पॉसिबल, बाकी 2 आंसर आए नॉट पॉसिबल। बाकी सब कह रहे हैं यस पॉसिबल। तो जितनों ने भी लिखा है यस पॉसिबल, दे ऑल आर करेक्ट। जिन्होंने लिखा नॉट पॉसिबल वो सुन लें ध्यान से। सपोज मैं 20-21 दिन में 60 डेज से कम इंडिया में रहा, मैं नॉन रेजिडेंट हो गया, और उन 60 डेज से कम में मैंने एचयूएफ का डिसीजन ले लिया, तो एचयूएफ रेजिडेंट हो गया। और इस प्रीवियस से पहले मैं हमेशा इंडिया में था, तो बताइए 10 में से 2 साल रेजिडेंट भी और 7 में से 730 दिन इंडिया में रहा। बताइए, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं 20-21 में 60 डेज से कम इंडिया में रहा तो नॉन रेजिडेंट हो गया, और इन 60 डेज से कम में मैंने एचयूएफ के बिजनेस का डिसीजन ले लिया तो एचयूएफ रेजिडेंट हो गया। और इस प्रीवियस ईयर से पहले मैं हमेशा इंडिया में था, तो बताइए मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, 2 साल रेजिडेंट वाली भी और 7 साल में 730 दिन वाली भी। तो बताइए अब क्लियर है जिन्होंने लिखा था नॉट पॉसिबल? यस सर, वेरी क्लियर, वेरी गुड। जिन्होंने भी लिखा था नॉट पॉसिबल वो बता दें, एकदम क्लियर हो गया अब। चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बाकी एसएससी की तरफ, और बाकी एसएससी क्या है? अब बाकी क्या बचे? कंपनी को छोड़ के बाकी सब, एक्सेप्ट कंपनी, एवरीवन। और कंडीशन यही है, बिजनेस मतलब कहीं भी हो, अब एचयूएफ की जगह उस एसएससी का नाम लिख दें, और बिजनेस कहीं भी हो, होली पार्टली इंडिया से है तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट, बस इतनी कंडीशन है, उसमें एडिशनल है ही नहीं। तो या तो आर होगा या एनआर होगा। बिजनेस ऑफ एओपी बीओआई फर्म सिचुएटेड एनीवेयर, कंट्रोल एंड मैनेज फ्रॉम इंडिया, तो वो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट। क्या बन जाएगा? रेजिडेंट। और अगर 100% कंट्रोल आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट। बात क्लियर? तो ये एनआर या आर होगा, ओ आर एन ओ आर, एनआर वाली बात नहीं है, आर या एनआर होगा। तो ये बड़ा इजी है और आज तक कभी पूछा नहीं है, एमसीक्यू में भले ही कभी पूछ लें, तो मैंने आपको बता दिया, ये बड़ा सिंपल था, बता दिया। अब बस लास्ट एसएससी है, उसे ध्यान से समझ लें आप लोग। कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस ये लिख लीजिएगा, कंपनी वाला इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आ भी जाता है। इंडियन कंपनी is always resident. इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट। यानी क्वेश्चन में अगर ये दे रखा हो एक्स लिमिटेड इन इंडियन कंपनी, तो हमें पूरा क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर लिख देंगे रेजिडेंट, क्योंकि इंडियन कंपनी लिखा हुआ है। लेकिन ये ध्यान रखना एग्जाम में पढ़ लेना क्वेश्चन,
पता चला क्वेश्चन किसी और का था, आपने रेजिडेंशियल स्टेटस समझ के रेजिडेंट लिख के आगे पढ़ लेना, और उसने कहा कि रेजिडेंशियल स्टेटस बताओ, तो बस उसे रेजिडेंशियल स्टेटस हमें बता देना है। और कैसे? अगर इंडियन कंपनी है तो वो हमेशा रेजिडेंट होगी। नंबर 2, अब आई फॉरेन कंपनी की बात। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, इसको शॉर्ट में पोइम भी लिखा हुआ आ जाता है एग्जाम में कई बार। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन सब्सटेंस इन इंडिया, इन सब्सटेंस इन इंडिया। लिख लीजिए आप लोग। इन सब्सटेंस इन इंडिया। आई थिंक लिख लिया होगा सबने। अब मैं बुक शेयर कर रहा हूं आपके साथ। देखिए, इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट, और फॉरेन कंपनी है तो इफेक्टिव मैनेजमेंट उस ईयर में इंडिया में होना चाहिए। सब्सटेंस का मतलब ज्यादातर, यानी आधे से ज्यादा डिसीजन इंडिया में हो रहे हैं तो वो ज्यादातर मान लिया जाता है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मीन्स ए प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डिसीजंस दैट आर टेकन नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ एंटिटी एज ए होल आर इन सब्सटेंस मेड, यानी जो की डिसीजंस हैं मैनेजमेंट द्वारा इंडिया से लिए जा रहे हैं ज्यादातर, तो वो ऐसी कंपनी को भी क्या माना जाएगा? रेजिडेंट माना जाएगा। ठीक है, तो बताइए क्लियर है कि नहीं? कुछ नहीं ममता, इफ इंडियन कंपनी then it is always resident of India. If foreign company, then effective management decision, key policy decisions are in substance taken from India, more, ज़्यादा से ज़्यादा from India, then that foreign company will also be known as resident in India. ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये समझ आ गया है। तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को ट्राई करें आप लोग, इस वाले को। इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट, बिल्कुल सही जवाब। चलिए सर, अगला ट्राई कीजिए, ये वाला, ये देखिए जरा, इसका जवाब दीजिए। ये रेजिडेंट होगी, नॉन रेजिडेंट होगी? नॉन रेजिडेंट, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल नॉन रेजिडेंट, क्योंकि पोएम आउटसाइड इंडिया। ध्यान रखिएगा, डिसीजन अगर आउटसाइड इंडिया है, होली लिखा हुआ है ये वाला शब्द, तो इसका मतलब पोएम बाहर से हो गया, तो फिर ये नॉन रेजिडेंट बन जाएगी। तो बताइए, रेजिडेंशियल स्टेटस इज ओवर। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? प्लीज टेल मी। सेक्शन विकास इज नॉट नीडेड, मतलब गलत लिखने से अच्छा है ना लिखो, जब तक कंफर्म ना हो सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है।
ओके, तो ये बिल्कुल क्लियर है। CDC saying days outside India. Can we write in exams blueing? दोस्त मैं समझता हूँ ब्लैक के लिए बोल रहे हैं, बाकी ब्लू के लिए इंस्टीट्यूट से ही गाइडलाइंस आप समझें तो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। हाँ, ब्लैक बोला है तो ब्लैक ही लिखना चाहिए, आई थिंक ब्लैक ही लिखना चाहिए। अच्छा, ब्लैक इज कंपलसरी, ओके। सो एक दो स्टूडेंट चाह रहे हैं कि मैंने जो अभी कराया है वो फास्ट ट्रैक एक बार रिवीजन करा दें फटाफट से। तो क्या फास्ट ट्रैक रिवीजन करा के छुट्टी कर दूं? पर हर क्लास में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मुझे सिलेबस भी कराना होगा। तो क्या आज की क्लास 5-10 मिनट में रिवीजन करा दूं या कोई नया टॉपिक ले लूं? चॉइस इज योर्स, बता दीजिए। रिवीजन, न्यू टॉपिक रिवीजन, सब लोग अपनी बताएं। ये तो 50-50% हो गया यार। अच्छा, चलो ज़्यादातर बच्चों ने फिर यही बोल दिया रिवीजन कराओ, एक दो बच्चे ज़्यादा बोल गए रिवीजन के लिए। तो एक काम करता हूँ, मैं फास्ट ट्रैक रिवीजन लेके आज की क्लास रोक देते हैं, फिर नया टॉपिक कल नई क्लास से ले लेंगे, ठीक है? नहीं श्वेता, PGBP अभी नहीं, अभी मुझे एक चैप्टर मतलब और आपको अपने आप में मतलब अपने थ्रू यूज थ्रू कराना है आपने, राइट? सो मैं अभी चाहता हूँ कि आपको और अपना थोड़ी सी आदत डालूं समझने की, आप फटाफट मुझे समझने लगे, तब मैं एक टफ टॉपिक PGBP आप कर लूँगा। करीबन PGBP अभी कुछ दिन रुक के लूँगा, मतलब अभी थोड़ा सा एक दो और चैप्टर कराने दीजिए मुझे। आप लोग मेरे साथ थोड़े फैमिलियर हो जाएंगे ना, तो फिर करने का मजा अलग आएगा, ठीक है? चलिए, तो फास्ट ट्रैक रिवीजन करा देता हूँ, कल का कल डिसाइड करेंगे क्या करना है, बट आज जो है, और कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। कल OR NOR NR वाला तो कराना ही है मुझे, वो तो मैं आधे घंटे में 20-25 मिनट में ख़त्म करा दूंगा। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी या सैलरी कोई एक उठा लेंगे इनमें से, ठीक है? कोई एक चैप्टर ले लेंगे, हाउस प्रॉपर्टी या सैलरी। हाउस प्रॉपर्टी कह रहे हैं तो हाउस प्रॉपर्टी ले लेते हैं, कोई बात नहीं, हाउस प्रॉपर्टी ले लेंगे अगर ऐसी बात है तो, ठीक है? तो अभी मैं फास्ट ट्रैक करा देता हूँ। देखिए, आज हमने आते आते किया रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात, और रेजिडेंशियल स्टेटस क्या था वो देख लेते हैं। मैं आपको सीट निकाल लेता हूँ, उसी से आपको फिर करवा देता हूँ रिवाइज। ये देखिए, यहां से कराया था मैंने आपको बोला था कल वाला इतना वो नहीं था, वो जस्ट प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर था, वो आपको पता ही है। और एक वो एक्सेप्शन टू द प्रीवियस ईयर थे, नॉन रेजिडेंट की इनकम शिपिंग बिजनेस से थी, पर्सन लिविंग इंडिया फॉर आइदर परमानेंटली फॉर ए लॉन्ग पीरियड, या फिर वो था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइडेंस ऑफ टैक्स। चौथा था AOP-BI फॉर्म फॉर स्पेसिफिक पर्पज फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, और लास्ट था आपका डिसकंटिन्यूड बिजनेस। ये 5 एक्सेप्शन कराए थे मैंने आपको, और साथ में असेसी की डेफिनेशन थी, तो वो तो आपको बताइए, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOP-BOI, लोकल अथॉरिटी और एवरी अदर आर्टिफिशियल पर्सन, जुडिशियल पर्सन वाला, ठीक है? चलिए अब देख लेते हैं आज का रेजिडेंशियल स्टेटस। मैंने आपसे कहा था असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए पूछेगा तो भी प्रीवियस ईयर में चेक करना है, और प्रीवियस ईयर के लिए पूछेगा तो भी प्रीवियस ईयर के लिए चेक करना है। मतलब कुल मिला के प्रीवियस ईयर की इनकम पर असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो प्रीवियस ईयर का ही होगा, मैं सच है। तो या तो 182 डेज रह लीजिए, सीट निकाल लेता हूं मैं, ये ले लेते हैं, ठीक है? या तो 182 डेज प्रीवियस ईयर में, या 60 डेज इन प्रीवियस ईयर, और 4 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, 4 साल में 365 दिन। इन दोनों में से एक सेटिस्फाइड करने पर रेजिडेंट, और एक भी नहीं हुई तो नॉन रेजिडेंट। फिर मैंने ये बताया था आने वाला दिन जाने वाला दिन इंडिया में काउंट करेंगे, ये माना जाएगा कि जब वो आया तो वो इंडिया में था, और जब गया तो वो इंडिया में था। इन दोनों में से एक सेटिस्फाइड करती रेजिडेंट, नहीं हुई तो नॉन रेजिडेंट। और उसके बाद एडिशनल कंडीशन थी कि कम से कम 2 साल रेजिडेंट प्रीवियस ईयर से पहले 10 साल में, और पिछले 7 साल में प्रीवियस ईयर से पहले 7 साल में 730 दिन इंडिया में। ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होंगी तो OR बनेगा, अदरवाइज NOR बनेगा। क्लियर? चलिए, इसके बाद मैंने इन दोनों के एक्सेप्शन की इस वाली कंडीशन के एक्सेप्शन की बात की थी। पहला एक्सेप्शन था इंडियन सिटीजन
लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया और एज ए क्रू मेंबर। अगर ये तीनों बात किसी में हो, ध्यान रखना कोई इंडियन सिटीजन है और क्वेश्चन में कह रहा है वो बिजनेस से, कंपनी के बिजनेस से बाहर 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 अंदर जाता है, तो वो एक्सेप्शन नहीं है, वो नॉर्मल वाला केस होगा। नॉर्मल मतलब 182 डेज और 60 प्लस 365। और अगर ये वाली कंडीशन तीनों बातें आ गई तो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है तो केवल बेसिक कंडीशन 182 डेज। ऐसे इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन, सेटल्ड आउटसाइड इंडिया, कम्स टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ऑन ए विजिट, दोबारा 182 डेज, दूसरी कंडीशन नहीं है। ठीक है। फिर एज ए क्रू मेंबर, एज ए क्रू मेंबर में मैंने फॉरेन बाउंड शिप के बारे में बताया था कि हम सीडीसी साइन करते हैं, तो जिस दिन साइन किया और जिस दिन जाने के लिए साइन किया और जिस दिन आने के लिए किया, ये पीरियड माना जाएगा इंडिया से बाहर। तो टोटल नंबर मतलब जितने भी हमारे 365 या 366 दिन हैं, उनमें से आउटसाइड इंडिया का अगर हम पीरियड माइनस करते हैं तो इंडिया का आ जाएगा, और वो अगर 182 डेज से ज़्यादा है तो रेजिडेंट। फिर मैंने आपको अमेंडमेंट कराया था, ये एक बार फिर से बता रहा हूँ, कोई डाउट आया लगता है, देख लेते हैं। पेपर नहीं दिख रहा? अब दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है। डेट ऑफ साइनिंग सीडीसी इंक्लूड करना है, हाँ जी। ये आउटसाइड इंडिया माना जाएगा, एक्सक्लूड करना है, मतलब आप इसे ऐसे मत समझो, ऐसे समझो कि साइन करेंगे, साइन किया और आया तो साइन किया, ये पीरियड बाहर का है, ये बाहर का मानो, और एक्सक्लूड करने के लिए कह रहे हैं, तो हम टोटल नंबर 365 में से ये पीरियड एक्सक्लूड करेंगे, ये मतलब है इसका। ठीक है, चलिए समझ आ गया, मैं समझता हूँ अब। चलिए बहुत बढ़िया, अब सुने मेरी बात। मेरा पेपर सबको दिख रहा होगा। तो अब अमेंडमेंट की बात, इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन, इंडियन इनकम प्लस ऐसी इनकम जो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, अभी पढ़ा के चुका हूं ना, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होगा तो रेजिडेंट बन जाएगा, तो बस रेजिडेंट। तो ये दोनों इनकम अगर 15 लाख से ऊपर निकल गई हैं तो फिर इनके लिए बेसिक कंडीशन ये दो होंगी, 182 या 120 इन प्रीवियस ईयर और 365 डेज और मोर इन प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर 4 ईयर्स, राइट। इसके बाद फिर मैंने आपको एचयूएफ कराया था। एचयूएफ में मैंने बताया था कि बिजनेस कहीं भी हो, कंट्रोल होली और पार्टली इंडिया से तो रेजिडेंट और सारा बाहर से तो नॉन रेजिडेंट। फिर मैंने आपसे बताया कलता और मैनेजर 10 में से 2 साल रेजिडेंट और 7 में 730 दिन रहे, तो कलता अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो एचयूएफ ओआर, अदरवाइज एचयूएफ एनओआर। और मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि एक ही साल में कलता अपने व्यक्तिगत स्टेटस में एनआर और एचयूएफ ओआर हो सकता है, तो आपने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि मैं प्रीवियस ईयर में 60 दिन से कम रहा तो मैं नॉन रेजिडेंट, और मैंने इन 60 दिन से कम में रेजिडेंट डिसीजन ले लिया एचयूएफ का, तो एचयूएफ रेजिडेंट हो गया। और इस प्रीवियस ईयर से पहले मैं हमेशा इंडिया में था, तो दोनों ये वाली कंडीशन भी मैंने सेटिस्फाइड कर दी। इसका मतलब मैं एनआर और एचयूएफ ओआर हो सकता है। इसके अलावा कंपनी के अलावा सारे एसएससी में यही वाली बात थी, कंट्रोल होली पार्टली फ्रॉम इंडिया रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। फिर हमने कंपनी की बात की, इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट, फॉरेन कंपनी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जिस प्रीवियस ईयर हम रेजिडेंशियल स्टेट देख रहे हैं उस प्रीवियस ईयर में पोइम ज्यादातर इंडिया से डिसीजन लिए गए हैं, तो वो कहलाएगी रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। तो बताइए एकदम क्लियर है आज का? एकदम समझ आया, सारी चीज एकदम क्लियर? ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश, ओके सही है। तो सबको ऑल क्लियर? चलिए तो आज की क्लास यहीं रोकता हूँ, कल हम लोग हाउस प्रॉपर्टी के साथ स्टार्टिंग करेंगे, और ज़्यादातर हमें थोड़ा सा कवर करना होगा ज़्यादा ताकि मैं सिलेबस पूरा ख़त्म करवा के रहूँ, तो थोड़ी सी स्पीड भी लेंगे, बट कोई बात नहीं। अब आपको मेरी चीज़ें समझ आने लग गई होंगी जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे पीजीबीपी अभी स्टार्ट करूँगा ना, कोई चीज़ मान लो जल्दी में बोल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक चैप्टर और कर लेते हैं इजीसा, इसके बाद हम उठाएंगे पीजीबीपी या सैलरी जो आप कहेंगे, मतलब मैं पीजीबीपी और कैपिटल गेन तो जरूर कराऊंगा आपको, सैलरी भी जरूर कराऊंगा, राइट। सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है। इनकम टैक्स का कितना दिन क्लास होगा? लगभग 18 लेक्चर के आसपास, 18 लेक्चर्स। बिल्कुल नूर आलम, यू हैव टू प्रेजेंट योर आंसर इन योर ओन लैंग्वेज, बट दिस लैंग्वेज मस्ट बी सिंप्लीफाइड एंड अंडरस्टैंडिंग। अगर आप क्लियर कट नहीं समझा पाए देन इट इज योर फॉल्ट।
वर्ड टू वर्ड कोई नहीं याद कर सकता मॉड्यूल का या एक्ट की लैंग्वेज, तो आप बस अपनी भावनाओं को सही से व्यक्त करके आइए ताकि मार्क्स आपको अच्छे मिल जाए। बस जो बात है वो ढंग से, बस लिखते वक्त अर्थ का अनर्थ ना हो। चलिए, और कोई डाउट है किसी का, प्लीज बताएं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। थैंक यू, थैंक यू। होमवर्क जो मैंने आज पढ़ाया था वही रिवाइज करना है आपने, ठीक है ना, सबने वही रिवाइज करना है। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।